सर, आज आप लोगों के लिए ज्योग्राफी का सेकंड क्लास लेकर आया हूं जिसका नाम ब्रह्मांड है। दैट मीन्स कॉस्मोस। स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि ज्योग्राफी का लगातार क्लासेस को देखते रहने के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन जरूर दबाएं। स्टूडेंट्स, आज से शाम में आप लोगों को मैथ्स का भी क्लासेस दिया जाएगा जो रात के 8 से 9 के बीच दिया जाएगा। आज से आप लोग मैथ्स का भी आनंद इस चैनल्स पे ले सकते हैं। आइए अब मैं चर्चा करता हूं कॉस्मोस क्या है। स्टूडेंट्स, सबसे पहला बात, जैसे ही मैं ब्रह्मांड की बात करता हूं, एक ऐसा वर्ड जिसमें अनगिनत तारे, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, सौरमंडल जैसे कई चीजें मौजूद हैं, उन तमाम चीजों के लिए जो वर्ड कहा जाता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। ब्रह्मांड को लेकर सबसे पहली बार अगर किसी ने कल्पना किया था तो उस व्यक्ति का नाम था क्लेडियस टॉलमी। क्लेडियस टॉलमी जो मिस्र यूनान के थे और इन्होंने 140 ईस्वी में पहली बार ब्रह्मांड का परिकल्पना किया था और इस परिकल्पना को एक नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं जियोसेंट्रिक। क्या कहा जाता है? उनकी सिद्धांत जो है वो कहलाती है जियोसेंट्रिक। जियोसेंट्रिक सिद्धांत के तौर पर इन्होंने पहली बार दिया था। किसने दिया था? क्लेडियस टॉलमी। अक्सर आपके एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये सिद्धांत जो इनका है वो कहलाता है जियोसेंट्रिक। लेकिन इन्होंने जब इस सिद्धांत को दिया था तो इन्होंने केंद्र के बारे में सूर्य ना कहकर उन्होंने पृथ्वी को केंद्र बताया था, ठीक है। किसने? क्लेडियस टॉलमी के द्वारा 140 ईस्वी में एक सिद्धांत कहा जाता है जो कहलाता है जियोसेंट्रिक। और इस सिद्धांत में इनके द्वारा यह दर्शाया गया था कि पहली बार जो है इन्होंने पृथ्वी को केंद्र के रूप में बताया था। लेकिन जैसे ही समय बदला तो 1543 ईस्वी, दैट मीन्स एडी, यहां पर एक व्यक्ति, कई बार एग्जामिनेशन हॉल में आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कॉपरनिकस के बारे में। कई बार आप देखे होंगे सेट्स में या एग्जामिनेशन भवन में कॉपरनिकस से क्वेश्चंस रहता ही रहता है। 1543 में इन्होंने एक सिद्धांत दिया जो कहलाता है हेलियोसेंट्रिक। क्या कहलाता है? हेलियोसेंट्रिक। इन्होंने हेलियोसेंट्रिक की अवधारणा को दिया। किसने दिया हेलियोसेंट्रिक अवधारणा को? कॉपरनिकस ने दिया। किसने दिया हेलियोसेंट्रिक? कॉपरनिकस ने दिया 1543 में। और इनके द्वारा ही पहली बार यह बताया गया कि पृथ्वी नहीं, सौरमंडल के या ब्रह्मांड का केंद्र जो है वो पृथ्वी ना होकर सूर्य है। इन्होंने पहली बार यहां पर केंद्र के रूप में, इस सिद्धांत के तहत इनके द्वारा केंद्र के रूप में इन्होंने सूर्य को बताया। हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी क्रांति, क्योंकि अब तक जो था वो टॉलमी की बातें केवल पृथ्वी को केंद्र के रूप में बताया जा रहा था, लेकिन इन्होंने एक बड़ी क्रांति लाई। जिस क्रांति में इन्होंने ये कहा कि ब्रह्मांड में केंद्र जो है वो पृथ्वी ना होकर वो सूर्य के रूप में केंद्र बना हुआ है। इसके बाद हर्शल ने पहली बार दूरबीन की सहायता से 1805 ईस्वी में 1805 एडी में इनके द्वारा यह कहा गया था, इन्होंने दूरबीन से देखा और दूरबीन से देखने के बाद इन्होंने बताया था कि सौरमंडल जो है वो केवल आकाशगंगा का एकमात्र भाग है। ध्यान देना, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैंने तुरंत कहा कि ब्रह्मांड में कई सारे आकाशगंगा मौजूद हैं। कई सारे आकाशगंगा ब्रह्मांड में, कॉस्मोस में मौजूद हैं। इस पर हर्शल के द्वारा यह कहा गया था कि सौरमंडल में जो है वो आकाशगंगा का एकमात्र भाग है। इन्होंने दूरबीन की सहायता से लगभग इनके द्वारा 100 अरब इन्होंने आकाश गंगाओं की
बात की। 100 अरब आकाश गंगा, किसके द्वारा? हर्सेल के द्वारा ये बात को इन्होंने रखा। आने वाले समय में एक और व्यक्ति जिनका नाम था पी हव्वल, क्या नाम था? पी हव्वल। पी हव्वल के द्वारा भी एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया और इन्होंने ब्रह्मांड के व्यास को दर्शाया। डायमीटर ऑफ कॉस्मोस को बताने वाले व्यक्ति जो हैं वो पी हब्बल है, जिन्होंने पहली बार 1925 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्मांड के व्यास को, डायमीटर को बताया और इन्होंने ये कहा कि 250 प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, 250 प्रकाश वर्ष के तौर पर इन्होंने इसका व्यास को बताया। किसके व्यास को बताया? ब्रह्मांड के व्यास को बताया। व्यास को बताया ब्रह्मांड का कितना? 250 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड को लेकर ये कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा पहली बार आरंभ किया गया था, टॉलमी, कॉपरनिकस, हर्सेल और पी हब्बल के द्वारा। लेकिन इसके बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो सिद्धांत की बात आती है, तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कई सिद्धांत हैं, कई सिद्धांत इसमें दिए गए हैं, लेकिन सबसे फेमस जो सिद्धांत है वो सिद्धांत है बिग बैंग सिद्धांत। सबसे फेमस सिद्धांत कौन सा है? बिग बैंग सिद्धांत। ये क्वेश्चंस भी आपके एग्जामिनेशन हॉल में कई बार पूछा गया है। बिग बैंग सिद्धांत, एक्चुअली बिग बैंग सिद्धांत को लेकर पहली बार एक बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे जिनका नाम था जॉर्ज लेमेस्टर। क्या नाम था? जॉर्ज लेमेस्टर। कहां के थे? बेल्जियम के। इन्होंने पहली बार जो है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, जो सिद्धांत जो है बिग बैंग सिद्धांत है। सिद्धांत कई सारे हैं, जैसे बिग बैंग सिद्धांत हो गया, डॉपलर का सिद्धांत हो गया, लेकिन सबसे फेमस अगर ब्रह्मांड को लेकर कोई सिद्धांत जाना जाता है तो वो बिग बैंग सिद्धांत है। और ये हर बार आपके एग्जामिनेशन हॉल में ये लगभग पूछा ही जाता है कि बिग बैंग सिद्धांत क्या है। ठीक है, ये बिग बैंग सिद्धांत जो है वो पहली बार देने वाले व्यक्ति जो है वो जॉर्ज लेमेस्टर हैं। आने वाले समय में इसमें और टेक्नोलॉजी को जोड़ा गया और एक वैज्ञानिक और भी इसमें आए जिनका नाम है रॉबर्ट बैगनर। बाद में कौन आया? बाद में एक और व्यक्ति जुड़े इसमें, रॉबर्ट बैगनर। बिग बैंग सिद्धांत में याद रखिएगा पहला व्यक्ति कौन हो गया? जॉर्ज लेमेस्टर हो गए और बाद में एक व्यक्ति और जुड़े जिनका नाम है रॉबर्ट बैगनर। इन्होंने भी इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है, इसके बाद एक और फेमस सिद्धांत आता है जिस सिद्धांत का नाम है डॉपलर का विस्थापन। डॉपलर का विस्थापन सिद्धांत, इस सिद्धांत का विस्तार जो है वो पूरी तरीके से एक और नाम से जाना जाता है, रेड शिफ्ट। ध्यान रखना, इस परिघटना को हम लोग कहते हैं रेड शिफ्ट परिघटना के नाम से भी इसको जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? रेड शिफ्ट परिघटना के नाम से। और इसको देने वाले व्यक्ति जो हैं वो हैं एडविन हिब्बल। एडविन हिब्बल के द्वारा यह सिद्धांत को दिया गया था। इन्होंने इस सिद्धांत के विस्तार पर यह कहा था कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है, ब्रह्मांड का विस्तार जो है वो आज भी हो रहा है और आज भी ये प्रक्रियाएं जो है वो चल रही है। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तमाम चीजें ब्रह्मांड में ही समाया हुआ है। हम चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ पे एक वर्ड मैंने कहा था आकाश गंगा। आइए देखते हैं ये आकाश गंगा का क्या कंडीशन है। ठीक है, मैं मिटाता हूं इसे। अब मैं बात करने जा रहा हूं आकाश गंगा।
आकाश गंगा। आकाश गंगा को कई नामों से और जाना जाता है, जैसे हम लोग आकाश गंगा के लिए एक वर्ड कहते हैं मंदाकिनी, ठीक है। एक और वर्ड इसके लिए कहा जाता है गैलेक्सी, गैलेक्सी। और साथ ही साथ आकाश गंगा को एक और नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसे हम लोग प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखना, कई बार ये नाम भी लगातार पूछता रहता है कि प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड, ठीक है। आकाश गंगा को कितने नामों से जान रहे हैं? आकाश गंगा कह रहे हैं, मंदाकिनी कह रहे हैं, गैलेक्सी कह रहे हैं, और प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड के नाम से भी हम लोग आकाश गंगा के बारे में जानते हैं। ये आकाश गंगा, मैंने भी आपसे तुरंत कहा था कि ब्रह्मांड में कई आकाश गंगा मौजूद हैं, और इस आकाश गंगा में सबसे फेमस जो आकाश गंगा है, कई में मैंने आपसे कहा था कि लगभग 100 अरब, मैंने आपसे कहा ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाश गंगाएं मौजूद हैं। जिस सिद्धांत को किसने दिया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट करके बताओ। मैंने आपसे तुरंत कहा था कि भाई एक व्यक्ति जिन्होंने दूरबीन के सहायता से ये काम को किया था, और उन्होंने बताया था कितना, कमेंट बॉक्स में बोलो। हाँ, 100 अरब। गुड। 100 अरब जो है वो आकाश गंगाएं किसने खोजा था? हर्सेल ने, हर्सेल के द्वारा खोजा गया था। उस आकाश गंगा में कितना भी मैंने आपसे कहा 100 अरब, कितना आकाश गंगा है? 100 अरब आकाश गंगाएं जो है वो ब्रह्मांड में मौजूद हैं। हालांकि हम लोग इसको अगर मिलियंस में बोलते हैं तो कई बार कुछ पुस्तकों में 1000 मिलियन भी इसमें लिखा हुआ हम लोगों को मिलता है, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि भाई ये आकाश गंगाएं कौन कौन सी हैं, और पृथ्वी जो है वो किस आकाश गंगा का भाग है। कई बार यहां से एक क्वेश्चन आता ही रहता है कि पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। ध्यान रखना, आकाश गंगा को लेकर जब बात हो रही है तो एक आकाश गंगा का नाम है जिसे हम लोग कहते हैं ये, जिसके लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, वो आकाश गंगा हम लोगों का जो पृथ्वी के लिए जो आकाश गंगा है, पृथ्वी का जो आकाश गंगा या पृथ्वी के आकाश गंगा जो भाग है उसको हम लोग बोलते हैं मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे के नाम से जानते हैं, या हिंदी में इसे दूध मेखला, ठीक है। हिंदी में इसके लिए एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, क्या? दूध मेखला के नाम से जानते हैं। इस मिल्की वे या दूध मेखला नामक आकाश गंगा का हिस्सा कौन है? पृथ्वी है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। किसका भाग है? मिल्की वे बोलेंगे या दूध मेखला। हालांकि एक बार एक और नाम इसका इंक्लूड होता है जिसे हम लोग कहते हैं एरावत पथ। क्या कहते हैं? एरावत पथ के नाम से हम लोग इस आकाश गंगा को जानते हैं। आइए अब मैं चर्चा करता हूं आकाश गंगा का क्या स्ट्रक्चर्स होता है, क्योंकि कई बार इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर भी क्वेश्चंस आता रहता है। आकाश गंगा के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसका आकार जो है वो कई आकारों में है। जैसे मुख्य तौर पर हम लोग बोलते हैं सर्पिलाकार, सर्पिलाकार हम लोग बोलते हैं, और अक्सर ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि आकाश गंगा का आकृति कैसा है। इसके बाद एक आकृति होता है दीर्घवृत्तीय, और एक होता है अनियमितता, अनियमितता, ठीक है। इसमें सर्पिलाकार हमेशा याद रखना, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में आता है कि आकाश गंगा की आकृति किस रूप में दिखाई पड़ती है, ठीक है। आकाश गंगा है क्या? तो आकाश गंगा के लिए मैंने आपसे तुरंत कहा कि भाई तारों का समूह। आकाश गंगा में मैंने आपसे कहा कि ब्रह्मांड में कई आकाश गंगा मौजूद है, और कई आकाश गंगा मतलब उसमें तारों का समूह जो है वो हम लोगों का आकाश गंगा के तौर पर कहा जाता है। इसमें कुछ आकाश गंगा जो फेमस हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं, जिसमें एक का नाम है लार्ज मैग्नेटिकल सिस्टम। क्या नाम है? एक आकाश गंगा है भी हम लोगों का, कौन सा? लार्ज मैकेनिकल सिस्टम, ठीक है। दूसरा आकाश गंगा हम लोगों का है
स्मॉल मैकेनिकल सिस्टम। तीसरा हम लोगों का आकाशगंगा जो है वो है उर्सा माइनर सिस्टम। उर्सा माइनर सिस्टम। इसके बाद स्कल्प्टर, ठीक है, और ड्रेको सिस्टम भी आकाश गंगा है। क्या नाम है? ड्रेको सिस्टम। ये कुछ आकाश गंगाएं जो है जो मुख्य तौर पे कौन कौन सा, लार्ज मैकेनिकल सिस्टम, स्मॉल मैकेनिकल सिस्टम, उर्सा माइनर सिस्टम, स्कल्प्टर और ड्रेको सिस्टम। ये कई आकाश गंगाएं जो हैं वो मौजूद हैं। कितना आकाश गंगा है जी? कमेंट बॉक्स में जल्दी बताओ तो। 100 अरब आकाश गंगाएं हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग कि पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। कभी मत भूलना, पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है। मिल्की वे भी बोल सकते हैं हम लोग, दूध मेखला भी बोल सकते हैं, या फिर एरावत पथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आकाशगंगा को फाइनली क्या कहते हैं हम लोग? तारों के समूह के तौर पर जानते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करने जा रहे हैं इस ब्रह्मांड के आगे। जब हम तारों के समूह की बात की है, और तारों के समूह में तारों का कनेक्शन हम लोग बताएं किसको? आकाश गंगा को। तारों के लिए समूह क्या हम लोगों का रहा? आकाश गंगा। हम बात करेंगे अब तारा। दैट मीन्स स्टार। आइए चर्चा करते हैं स्टार का जीवन काल क्या है। दैट मीन्स जन्म, और मृत्यु। थोड़ा मैं डाल लेता हूं, तब तक आप लोगों से अब तक मैंने जो भी बताया आपको उससे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बता रहा हूं। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 1, आकाश गंगा किसका समूह है? जल्दी से बताओ, आकाश गंगा किसका समूह है? वेरी गुड, तारों का समूह को आकाश गंगा कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों का है कि भाई आकाश गंगा की आकृति कैसी है? जल्दी बताइए आप लोग, आकाश गंगा की आकृति कैसी है? गुड, सर्पिलाकार बोल सकते हैं, अनियमितता बोल सकते हैं। ठीक है, वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे, पृथ्वी किस आकाश गंगा का भाग है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। वेरी गुड, दूध मेखला, बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे कि कॉपरनिकस के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? जल्दी से बोलिए, कॉपरनिकस के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया? वेरी गुड, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, कॉपरनिकस के द्वारा कौन सा सिद्धांत जो है वो दिया गया था? बिल्कुल सही, हेलियोसेंट्रिक का सिद्धांत जो है वो कॉपरनिकस के द्वारा दिया गया था। ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं कि भाई तारा का जीवन और तारा का मृत्यु, उसका जन्म का प्रोसेस क्या है और उसकी मृत्यु का प्रोसेस क्या है। सबसे पहला चीज, अभी मैं आपसे कहा कि तारों का समूह आकाश गंगा है। कई तारे लगातार निर्मित होते रहते हैं और उन तारों में जो कंडीशन अप्लाइड होता है वो बनता है आकाश गंगा से। आइए चर्चा करते हैं कैसे। सबसे पहले मैं जन्म की बात करता हूं। मैंने आपसे कहा क्या कि भाई ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में आकाश गंगाएं मौजूद हैं, ब्रह्मांड में कई बादल मौजूद हैं। ठीक है, तो आकाश गंगा में ठीक है, आकाश गंगा में जब आकाश गंगा के घूरने से जो बादल हम लोगों का जो वहां मौजूद है वो बादल जो है वो प्रभावित होता है। मौजूद बादल जो है, गैसों का बादल, वो प्रभावित होता है और एक फोर्स वहां पर काम करता है जिस फोर्स का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। इस बल में के कारण यहां पर नाभिकीय संलयन शुरू होता है। क्या होता है शुरू? नाभिकीय संलयन जो है वो शुरू होता है, जिसके कारण हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। तेजी से हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता चला जाता है और इस तरह की जो अवस्थाएं होती है, इस अवस्थाओं के कारण ही तारों का निर्माण होता है।
इस अवस्थाओं के कारण ही तारों का निर्माण जो है वो होना शुरू होता है। बहुत इजी में याद रखना कि आकाशगंगा के घूर्णन ब्रह्मांड में मौजूद गैस के बादल जो हैं वो प्रभावित होते हैं। और वो प्रभावित क्यों होते हैं? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होते हैं, जिससे नाभिकीय संलयन होता है और हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में कन्वर्ट होता है। और इस प्रकार के प्रभाव जो प्रभावित करते हैं उनसे हम लोगों का तारों का निर्माण होता है। ठीक है, अब मैं बात करूंगा तारों में कई बार एक क्वेश्चन आते रहता है रक्त दानव। कई बार देखा जाता है रक्त दानव से क्वेश्चन रहता है रक्त दानव क्या है। आइए चर्चा करते हैं रक्त दानव क्या है। देखिए, सबसे पहला चीज, जैसे हम लोग बात कर रहे थे हाइड्रोजन से हीलियम का बनना, तो केंद्र याद रखिएगा, किसी भी स्टार का जो केंद्र होता है, सेंटर होता है, उस केंद्र में हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन जो है वो समाप्त होता जाता है, जैसे जैसे हाइड्रोजन केंद्र का समाप्त होता जाता है, तो इसका जो सेंटर पार्ट है वो जो है वो अब गर्म होना शुरू होगा। ठीक है, इजी वे में समझिएगा, एकदम आराम से समझना है। केंद्र में हाइड्रोजन है। ठीक है, जैसे जैसे हाइड्रोजन जो है वो समाप्त होता रहेगा, वैसे वैसे क्या होगा, केंद्र जो है वो गर्म होता जाएगा और बाहरी भाग जो है, जो बाहर का पोजीशन है, इस बाहर के पोजीशंस में जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता जाता है। ठीक है, और धीरे धीरे तारा जो है अब वो ठंडा होकर, याद रखना केंद्र में हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन समाप्त होता रहता है जलते हुए। ठीक है, और केंद्र जो है वो गर्म होता है और बॉडी एरिया जो है वो हीलियम में बदलता जाता है हाइड्रोजन, और ये बदलते बदलते धीरे धीरे जो है वो ठंडा होता जाता है। और ठंडा होते हुए अब ये लाल रंग का दिखना ठंडा होता है। और किस रंग का दिखता है? ये लाल रंग का दिखना शुरू होता है। यही कंडीशन, जो लाल रंग का दिखना शुरू होता है, उसको हम लोग रक्त दानव या फिर इंग्लिश में रेड गिनेट्स के नाम से भी जानते हैं। अब इस प्रक्रियाओं के बाद, जैसे ये प्रक्रिया खत्म होता है, इस प्रक्रिया के बाद जो है अब हीलियम जो है, क्योंकि हमने कहा क्या, हाइड्रोजन जो है वो किसमें बदल रहा था? हीलियम में बदल रहा है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया खत्म होता है, इसके बाद हीलियम कार्बन से रिएक्शन करना शुरू करता है। मतलब हीलियम जो है यहाँ पे वर्क करना शुरू करता है किस मोड में? कार्बन के रूप में यहाँ पर हीलियम जो है वो वर्क करना शुरू कर देता है। और वर्क करते हुए पूरी तरीके से यहाँ पर एक सीक्वेंस को कन्वर्ट करता है, जिस सीक्वेंस के लिए हम लोग एक वर्ड कहते हैं कि भाई ये घटना जो है वो कहलाता है हम लोगों का सुपरनोवा विस्फोट। कई बार ये क्वेश्चंस पे एग्जामिनेशन हॉल में आता है, सुपरनोवा विस्फोट क्या है? दैट मींस तारों का अंतिम प्रक्रियाएं जो हैं, तारों का अंतिम प्रक्रियाएं जो है वो सुपरनोवा विस्फोट के नाम से जाना जाता है। किस रूप में? पहला स्टार्टिंग क्या रहा? हाइड्रोजन जो है वो समाप्त होने लगा, सेंटर गर्म होने लगा, और हाइड्रोजन बॉडी एरिया जो है वो हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदलता गया, ठंडा होता गया, ठंडा होते हुए वो लाल रंग का दिखता है, जिसके लिए हम लोग क्या बोले? रक्तदानव। और फिर उसके बाद एक प्रक्रियाएं शुरू हुई कि भाई इसके बाद जो है हीलियम कार्बन में बदलता है। हीलियम जो है वो किसमें बदल रहा है? कार्बन में बदल रहा है। और कार्बन हम और आप जानते हैं कि भाई भारी पदार्थों के तौर पर है। और फाइनली इस तरह का जो इफेक्ट होता है, हम कह सकते हैं कार्बन के लिए एक वर्ड भारी पदार्थों में हम कह सकते हैं लोहा के रूप में परिवर्तित होता है। और इस तरह का जो घटनाएं होती है वो कहलाता है हम लोगों का क्या? सुपरनोवा विस्फोट। ध्यान रखना एक वर्ड,
तारों का जो द्रव्यमान मास जो होता है उसको हम लोग कहते हैं, किसी भी तारा का जो स्टार का मास होता है द्रव्यमान के जो बोलते हैं वो होता है हम लोगों का 1.4 ms। इस 1.4 ms को एक नाम से जानते हैं, क्योंकि इसको खोजने वाले इंसान जो हैं वो चंद्रशेखर हैं, इसलिए इसे हम लोग चंद्रशेखर लिमिट के नाम से जानते हैं। चंद्रशेखर सीमा के नाम से जानते हैं, या फिर इसके लिए एक और वर्ड बोलते हैं कृष्ण छिद्र। क्या बोलते हैं इसके लिए एक और वर्ड? कृष्ण छिद्र के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने जो देखा वो देखा तारों का निर्माण किस रूप में हुआ, फिर हमने पाया क्या कि तारा जो है वो किस प्रक्रियाओं को करते हुए लाल दानव बनता है, और फिर उसके बाद सुपरनोवा विस्फोट की बातें आती है। अब मैं बात करूंगा यहां पर, अभी मैंने आपसे कहा था क्या कि तारों का एक लिमिट है जो कहलाता है 1.4 ms। अगर 1.4 ms से किसी भी तारा का, ध्यान रखना, किसी भी तारा का अगर द्रव्यमान जो है वो 1.4 ms से 1.4 ms से कम होने लगता है तो वो अपनी नाभिकीय ऊर्जा जो है उसको खोना शुरू करता है, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी उसका खत्म होना शुरू होता है। नाभिकीय ऊर्जा खत्म होना शुरू होता है, और जैसे ये नाभिकीय ऊर्जा खत्म होना शुरू होता है उसके लिए एक वर्ड हम लोग बोलते हैं कि वो तारा जो है वो श्वेत वामन में बदल जाता है। श्वेत वामन में ये तारा जो है वो बदल जाता है, और फिर इसके बाद ये बदलता है जीवाश्म तारा में। मतलब फर्स्ट स्टेप जो हो गया हम लोगों का, फर्स्ट स्टेप हमने क्या कहा, तारा का सुपरनोवा विस्फोट हम लोग देख चुके हैं। यहां पे हम बात कर रहे थे क्या कि अगर द्रव्यमान जो हमने कहा क्या, चंद्रशेखर लिमिट जो हम लोगों का बताया गया कि किसी भी तारा का द्रव्यमान जो है वो कितना 1.4 ms है, अगर इससे कम होने लगता है तो क्या होता है, नाभिकीय ऊर्जा जिसको एनर्जी होता है वो पूरी तरीके से खत्म होना शुरू होता है, और जैसे जैसे वो खत्म होता जाता है तो वो श्वेत वामन में बदल जाता है और वो जीवाश्म तारा के तौर पर कन्वर्ट हो जाता है। हम लोग यहाँ पे एक वर्ड कर सकते हैं कि उसे हम लोग जीवाश्म तारा भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीवाश्म तारा के नाम से भी जानते हैं। लेकिन ध्यान रखना ये क्या कब कंडीशन हुआ, जब 1.4 ms से कम होने लगता है, 1.4 ms से कम होने लगता है। अगर इन द केस द्रव्यमान जो है वो 1.4 ms से अधिक होने लगे तो क्या केस बनेगा भाई, यह जो हम लोग देख रहे हैं क्या, जीवाश्म तारा के लिए हम लोग क्या कहें कि भाई 1.4 ms से कम हो जाए, नाभिकीय ऊर्जा खत्म होने लग जाएगा, श्वेत वामन में बदलेगा और बाद में लास्ट में क्या होगा, वो जीवाश्म तारा कहलाता है। लेकिन अगर स्थितियां उल्टी हो जाए, अगर स्थितियां उल्टी हो जाए मतलब उसका 1.4 ms से इसका द्रव्यमान जो है वो अधिक होने लग जाए, तो इस कारण से ये मुक्त होकर, उसका कंडीशन में जो है वो तारा मुक्त होकर इलेक्ट्रॉन अत्याधिक मुक्त हो जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होगा और वो अत्याधिक वेलोसिटी को पकड़ लेता है। ठीक है, अत्याधिक वेग को पकड़ लेता है और नाभिक को छोड़कर, ध्यान रखना उस स्थिति में अगर 1.4 ms से द्रव्यमान किसी तारे का अधिक हो जाता है तो यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं जो होती है वो अत्याधिक वेग प्राप्त कर लेता है, और अत्याधिक वेग को प्राप्त करने के कारण वो अपने नाभिक को, मतलब अपने सेंटर्स को, वो नाभिक को क्या करता है, छोड़ देता है। और उसके बाद जो है जो न्यूट्रॉन बच जाते हैं,
जो न्यूट्रॉन बच जाते हैं उन न्यूट्रॉनों के लिए हम लोग एक वर्ड कहते हैं कि भाई वो जो न्यूट्रॉन यहां बच गया उसके लिए लोग बोलते हैं कि वो न्यूट्रॉन तारा, या फिर एक नाम बोलते हैं पल्सर तारा। याद रखना 1.4 ms बताने वाले व्यक्ति कौन हो गए? चंद्रशेखर सीमा, चंद्रशेखर हो गए। ठीक है, 1.4 ms बताने वाले कौन हो गए? चंद्रशेखर हो गए। अगर 1.4 ms से द्रव्यमान जो है वो कम होने लगेगा तो क्या होगा? नाभिकीय ऊर्जा जो है वो खत्म हो जाएगा और वो श्वेत वामन में बदलकर लास्टली उसको हम लोग जीवाश्म तारा कहना शुरू करेंगे। लेकिन अगर 1.4 ms से अधिक होने लग जाएगा तो उसका इलेक्ट्रॉन इतना बढ़ जाएगा कि उसका वेग जो है वह अत्यधिक होगा और वो पूरी तरीके से अपने नाभिक को छोड़ देगा। छोड़ देने के बाद वहां पर केवल बच क्या जाएगा? न्यूट्रॉन बच जाएगा। इसलिए उसे हम लोग न्यूट्रॉन तारा या फिर पल्सर तारा के नाम से भी जानते हैं। यही कारण बनता है, यहीं पे वो कारण बनता है जहां न्यूट्रॉन तारा भी जो है असीमित रूप से सिकुड़ता चला जाता है। ध्यान रखना, यहां पर न्यूट्रॉन तारा जो है वो सिकुड़ता चला जाता है। न्यूट्रॉन तारा जो है वो सिकुड़ता चला जाता है और न्यूनतम न्यूट्रॉन तारा जो है उसका द्रव्यमान जो है वो एक ही केंद्र में सिकुड़ते गया। मैंने भी क्या कहा कि उस स्थिति में क्या होता है? न्यूट्रॉन तारा सिकुड़ता जाएगा, तो नो डाउट सिकुड़ता चला जाएगा तो उसका मास भी सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ते सिकुड़ते वो एक ही जगह पर एक केंद्र के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके लिए हम लोग एक वर्ड कहते हैं कि ब्लैक होल की घटना। एक वर्ड हम लोग क्या कहते हैं? ब्लैक होल की घटना, या फिर यहीं पे हम लोग एक और शब्द बोलते हैं कृष्ण छिद्र। क्या कहते हैं हम लोग? ब्लैक होल या फिर कृष्ण छिद्र के नाम जानते हैं। ये भी क्वेश्चंस कई बार पूछा गया स्टूडेंट्स, ब्लैक होल क्या है? मतलब तारोकांत हम ये कह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे कहा क्या कि भाई न्यूट्रॉन तारा जो है वो सिकुड़ता जाएगा, जिसके वजह से उसका द्रव्यमान जो है वो एक ही केंद्र पर आकर सिकुड़ेगा और उस स्थिति को हम लोग कहते हैं ब्लैक होल की घटना या फिर कृष्ण छिद्र। ध्यान रखना, ब्लैक होल की घटना को हम लोग देख नहीं पाते हैं। ब्लैक होल की संरचना सबसे पहले ब्लैक होल बताने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है जॉन व्हीलर। ब्लैक होल की घटना को बताने वाले व्यक्ति का जो नाम है वो है जॉन व्हीलर। किसने बताया था ब्लैक होल की घटना? जॉन व्हीलर के द्वारा जो है वो ब्लैक होल की घटना को पहली बार जो है इन्होंने बताया था। याद रखना, कई बार पूछा गया है ब्लैक होल को किसने बताया या ब्लैक होल को सर्वप्रथम किसने देखा, तो कौन हो गया? जॉन व्हीलर के द्वारा ब्लैक होल की घटना को बताया गया। ब्लैक होल की एक ऐसी घटना है जिसको देखा नहीं जा सकता, क्योंकि वो इतना सिकुड़ के छोटा हो जाता है कि हम लोग उसको देख ही